हम अक्सर पहाड़ों को उनकी ऊंचाई से पहचानते हैं, लेकिन उनकी असली पहचान उन लोगों से होती है जिन्होंने इनके बीच अपनी जिंदगी बिताई। कुछ घाटियां अपने भीतर पूरी एक सभ्यता की यादें संजोई रखती हैं। मुंशियारी से आगे, जहां गोरी गंगा हिमालय की ऊंची चोटियों के बीच अपना रास्ता बनाती है, एक ऐसी ही वैली है जहां कभी पत्थरों से बने गांव तिब्बत के साथ होने वाले व्यापार से समृद्ध हुआ करते थे, जहां पीढ़ियों तक लोग दुनिया के सबसे ऊंचे हिमालयी दर्रों को पार कर अपने जीवन और सपनों की राह बनाते रहे। आज उसी वैली में पसरा सन्नाटा हमें इसके इतिहास की याद दिलाता है। इस वैली को समझना सिर्फ इसकी खूबसूरती को देखना नहीं, बल्कि उन लोगों की कहानी को जानना जिन्होंने इन कठिन पहाड़ों के बीच अपनी पूरी जिंदगी बसाई। ये वैली है उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में बसी जोहार वैली। लेकिन सवाल ये है कि आखिर ऐसी क्या वजह थी कि हिमालय की इस दूर दराज घाटी को कभी भारत की सबसे समृद्ध घाटियों में गिना जाता था। कैसे इस घाटी ने सदियों तक भारत और तिब्बत के बीच एक मजबूत व्यापारिक पुल का काम किया, और आखिर ऐसा क्या हुआ कि कभी लोगों से भरे रहने वाले इन गांवों में आज साल के ज्यादातर समय खामोशी दिखाई देती है। इन सवालों के जवाब खोजने के लिए हमें चलना होगा जोहार वैली की ओर, जहां आज भी इतिहास हर मोड़ पर हमारा इंतजार कर रहा है। इन सवालों के जवाब जानने के लिए हम जोहार वैली की ओर चल पड़े हैं। लेकिन इस सफर में मैं अकेला नहीं, बल्कि मेरे साथ मेरे देहरादून के 3 और दोस्त भी हैं। साथ में ईश्वर भी हमारे साथ है। भगवान वाला ईश्वर नहीं, बल्कि मेरा दोस्त ईश्वर, विकेश, गुलाम, अतुल और मैं। और हमारा मकसद सिर्फ एक है, इन सवालों के जवाब ढूंढना और जोहार वैली को करीब से जानना। जोहार वैली, जो कि उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में मुंशियारी से आगे हिमालय की गोद में बसी हुई है, जो कि गोरी नदी के साथ साथ फैली ये घाटी ऊंचे बर्फ से ढके पहाड़ों, झरनों, ऐतिहासिक गांवों और खूबसूरत घाटियों से भरी हुई है। लास्पा, रिलकोट, मर्तोली, बुरफू, मीलम और भी कई सारे गांव इस वैली की पहचान है। और अभी हम इसी घाटी की ओर जा रहे हैं। मुंशियारी से 45 किलोमीटर के सफर के बाद हम पहुंचे हैं जोहार वैली का द्वार कहे जाने वाले गांव लास्पा में, जहां से आपको दिखाई देता है खूबसूरत बनकटिया पर्वत। पहली नजर में लास्पा एक साधारण सा पहाड़ी गांव लगता है, लेकिन कभी यही लास्पा गांव ऐतिहासिक भारत तिब्बत व्यापार का हिस्सा हुआ करता था। इसी लास्पा गांव से होकर आप यहाँ के फेमस बनकटिया बेस कैंप तक पहुंचेंगे।
एक वक्त के लिए इस गांव को देखकर ये लगता है कि क्या इतने सुंदर गांव भी होते हैं। इतनी शांति और सिर्फ हवा की आवाज़। वाकई में ये जगह किसी स्वर्ग से कम नहीं है। लास्पा से आगे बढ़ते ही ऐसा लगा जैसे असली जोहार वैली अब शुरू हुई है। रोड अब पहले की तरह नहीं रही। रोड कहीं पतली, ऊबड़ खाबड़, कीचड़ से भरी और कहीं एकदम सीधी ढलान जो आपके दिल को हलक तक ला दे। ओ भाई गुल्लो गया तू। गुल्लो गया भैया, उतरवा दो मैं। ये पत्थर बीच में आ गए हैं तो इनको हटाने के देखते हैं अभी। यहाँ से कितनी ढलान है रे, भयंकर वाली। तू तो गया बेटे। अब तो गया, अब तो गया। रुक तो रुक। ओ भाई, ओ भाई, ओ भाई। लगभग हर मोड़ पर ही रास्ता पहले से ज़्यादा डरावना होता जा रहा है। मेरे दोस्त जो इस तरह की रोड पर पहली बार आ रहे हैं, उनको मज़ा तो आ रहा है, लेकिन ये रोड उन्हें डरा ज़्यादा रही है। रास्ते भर इतने गड्ढे, ऊबड़ खाबड़ की कुछ ही देर में कमर दर्द हो गई। लगभग हर गड्ढे पर गाड़ी उछल रही है। इन्हीं झटकों के बीच मेरे मन में एक सवाल बार बार आ रहा है कि जब आज गाड़ी होने के बावजूद भी ये सफ़र इतना मुश्किल लग रहा है, तो जब यहाँ रोड नहीं थी उस समय लोग मुंशियारी से इन रास्तों पर पैदल कैसे चलते होंगे? कैसे लोग अपने मवेशियों के साथ इन दुर्गम पहाड़ों को पार कर तिब्बत तक पहुँचते होंगे? शायद यही वो रास्ते हैं जिन्होंने उनको इतना मजबूत बनाया होगा जितने मजबूत ये पहाड़ हैं। सफ़र आगे बढ़ता रहा और उसके साथ साथ ये नज़ारे भी बदलते रहे। मुंशियारी के लगभग 2300 मीटर के एलिवेशन से हम धीरे धीरे 3400 मीटर की ऊंचाई तक पहुंच रहे हैं। हवा पहले के मुकाबले ठंडी होती जा रही है और पेड़ यहाँ ना के बराबर है। और सामने खुलती हिमालय की ये घाटियाँ हर मोड़ पर एक नया नज़ारा दिखा रही है। देखो भाई, ये है रास्ता। ओ भाई। रास्ते भर में लास्पा के बाद रिलकोट, वहाँ से मर्तोली, जहाँ मर्तोली के नीचे से होते हुए हम बुरफू पहुँचे, वहाँ से आगे बिल्जू। इस तरह के ऐतिहासिक गांव रास्ते में पीछे छूटते गए। हर गांव के घरों के पत्थर अपने में एक अलग कहानी समेटे हुए हैं और हर मोड़ के बाद ऐसा लग रहा है जाने किसी नई दुनिया में पहुंच गए हैं। करीब 70 किलोमीटर का ये सफ़र आसान नहीं था, लेकिन अगर मुझसे कोई पूछे कि मेरी ज़िंदगी की सबसे खूबसूरत रोड जर्नी कौन सी रही है, तो शायद मेरा जवाब हमेशा यही होगा, क्योंकि इस रास्ते ने सिर्फ मुझे मेरी मंजिल तक नहीं पहुंचाया, बल्कि इसने मुझे इन पहाड़ों को एक नए नज़रिए से देखना सिखाया। बिल्जू के बाद शाम होने से पहले ही हमें
दूर घाटी में पत्थरों के कई घर दिखाई दिए हैं। एक गांव, एक ऐतिहासिक गांव, और ये गांव है जोहार वैली का सबसे बड़ा गांव मीलम। गांव के बीच से जाते समय मुझे पत्थरों के कई पुराने घर दिख रहे हैं, लेकिन इनमें से अधिकतर घरों की छतें भी नहीं है। समय ने जैसे इन घरों से बहुत कुछ छीन लिया हो। ये रास्ते जिस पर हम अभी चल रहे हैं, ऐसा लग रहा है मानो आज भी सदियों पुरानी कहानियां अपने भीतर समेटे हुए हैं। गांव में लोग भी बहुत कम हैं। चारों तरफ एक ऐसा सन्नाटा है जिसे सिर्फ ये मीलम की ठंडी हवा और गोरी गंगा की आवाज़ ही तोड़ रही है। हमने टाइम रहते अपना कैंप सेटअप किया और इस गांव को महसूस करने पैदल निकल पड़े। बर्फ से ढके पहाड़, चेहरे को छूती ठंडी हवा, शाम की सुनहरी ढलती रोशनी और यहाँ के लोकल्स। इस वक्त ऐसा लग रहा है मानो जैसे इस दूर बसे मीलम गांव में समय की रफ्तार धीमी पड़ गई हो। कोई शोर नहीं, सिर्फ पहाड़ और ये सुकून। एक अजीब सी शांति जो कि शायद मेरे लिए पूरी तरह बयां करना मुश्किल है। सुबह की पहली किरण जैसे ही पहाड़ों पर पड़ती है, पूरा मीलम गांव किसी तस्वीर की तरह लगने लगता है। ये है मीलम, हिमालय की ऊंची चोटियों के बीच समुद्र तल से लगभग 3450 मीटर की ऊंचाई पर बसा जोहार घाटी का सबसे बड़ा और सबसे ऐतिहासिक गांव। मैं सुबह ही मीलम की गलियों में निकल पड़ा इस गांव को करीब से जानने। हर कदम पर पत्थरों से बने पुराने घर दिखाई देते हैं। कुछ घर अब भी आबाद हैं, लेकिन ज्यादातर समय के साथ खंडर हो चुके हैं। टूटी हुई छतें, जर्जर दीवारें और बंद दरवाजे। ऐसा लगता है जैसे ये घर आज भी अपने लोगों के लौट आने का इंतजार कर रहे हों। इन गलियों में चलते हुए मैं ये सोच रहा हूँ कि आज जो ये गांव इतना शांत दिखाई देता है, यही मीलम गांव कभी जोहार घाटी का सबसे बड़ा गांव हुआ करता था। सिर्फ बड़ा ही नहीं, बल्कि उत्तराखंड के सबसे समृद्ध हिमालयी गांवों में इसकी गिनती होती थी। उस समय इन रास्तों पर ऐसा सन्नाटा नहीं होगा। इन्हीं पत्थरों के बीच लोगों की आवाजें गूंजती होंगी,
दूर दूर से आए व्यापारी अपने काफिलों के साथ इन गलियों से होकर गुजरते होंगे। हर मौसम अपने साथ नई उम्मीद लेकर आता होगा। लेकिन आखिर ऐसा क्या हुआ होगा कि आज ये गांव इस स्थिति में है? दरअसल 1962 से पहले पूरी जोहार घाटी भारत और तिब्बत के बीच होने वाले ऐतिहासिक व्यापार का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। यहाँ के मूल निवासी जोहारी शौका समुदाय, जो कि हर साल ऊंचे ऊंचे हिमालयी दर्रों को पार करके तिब्बत तक जाया करते थे। ये सफर आसान नहीं होता था। कई दिनों तक बर्फ, तेज हवाओं और कठिन पहाड़ी रास्तों के बीच पैदल चलना पड़ता था। उनके साथ भेड़ बकरियां और घोड़े होते जो सामान ढोने का काम करते थे। भारत की ओर से वो अनाज, गुड़, मसाले, कपड़े और भी कई चीजें लेकर जाते थे। बदले में तिब्बत से नमक, ऊन, पश्मीना और कई मूल्यवान वस्तुएं लेकर लौटते थे। ये व्यापार इन गांवों की पहचान थी। यही उनकी समृद्धि थी और यही उनकी जीवन रेखा थी। लेकिन 1962 के भारत चीन युद्ध के कारण सिर्फ 2 देशों की सीमाएं नहीं बदली, बल्कि उसने इन पहाड़ों में रहने वाले हजारों लोगों की जिंदगी भी बदल दी। सीमाएं बंद हो गई और सदियों से चलते आ रहे व्यापार का सिलसिला एक पल में थम गया। जिन रास्तों पर ये व्यापारी तिब्बत से आते जाते थे, वहां सन्नाटा बस गया। रोजगार छिनने लगे, परिवार एक एक करके नीचे मुंशियारी और शहरों की ओर जाने लगे। धीरे धीरे पूरे के पूरे गांव खाली होने लगे। जिन आंगनों में कभी बच्चों की हंसी गूंजती थी, वहां अब सिर्फ हवा की आवाज सुनाई देती है। जिन घरों में कभी शाम को चूल्हे जलते थे, आज उनकी टूटी हुई दीवारें ही बीते हुए समय की कहानी कहती हैं। लेकिन मिलम अभी भी जिंदा है। आज भी गर्मियों में लोग अपने पुश्तैनी घरों में लौटते हैं। पलायन गांव होने की वजह से साल के 6 महीने लोग यहां आते हैं, खेती करते हैं। रौनक कुछ समय के लिए ही सही, लेकिन एक बार फिर से गांव में जिंदगी बस जाती है।
इतिहास को जानने के बाद अब समय था मिलम को उसके आज के रूप में देखने का। गांव की गलियों से निकलकर मैं खेतों की ओर बढ़ता हूं, जहां मैं देखता हूं कुछ इस तरह के नजारे। लोग अपने रोजमर्रा के कामों में व्यस्त हैं। इन भाईजी से बात करने पर इन्होंने मुझे पुराने ज़माने की घराट यानी कि चक्की दिखाई, जो आज भी अपने सही हालत में है। पुराने समय में लोग इसी में अनाज पीसा करते थे। और फिर मैं रूबरू हुआ यहाँ के ऐतिहासिक सन 1825 यानी आज से 200 साल से भी पुराने यहाँ के स्कूल से। 1825 में बना था ये दीवारें उसी टाइम की होंगी, ये पत्थर। और टाइम के साथ साथ जो है ये उजड़ता गया, लेकिन अभी भी इसके साक्ष्य यहीं पर बाकी है। तो यहीं पे पढ़ा करते होंगे उस टाइम के लोग इस जगह में। और यहाँ से जो है वहाँ पहाड़ दिखाई दे रहे हैं, ऊपर की तरफ गांव है, और उधर जो है लोग खेती कर रहे हैं, क्योंकि दोबारा से जो है यहाँ पे आबादी बसने लगी है और लोग दोबारा से यहाँ पे खेती कर रहे हैं, अपनी रोज़मर्रा के काम कर रहे हैं। तो ये वो जगह है, ये वो स्कूल है 1825 का। ये थोड़ा सा टेढ़ा हो चुका है, ये दीवारें इस तरफ आ चुकी हैं जैसे कि ये, और ये उसका परिसर है। सार के जैसे और किसी भी जगह की सबसे अनमोल विरासत होते हैं वहाँ के लोग। इसलिए मैं गांव के कुछ बुजुर्गों के साथ बैठता हूँ, जिनकी आंखों में आज भी वो मिलम और वो जोहार जिंदा है, जिसके बीच उन्होंने अपना बचपन बिताया था। जब मैं भी उनका ऑल टीवी ऑल ना पर इधर युडाट मचल इधर युडाट मचल उनका पर वो खोल पर वो नाच दिलवा पर वो जानिर भी है काचे कोड़ा सब खंडरे ये और बड़ी जी मैं गली के जब वहाँ पे कुकुर है वहाँ भाई वो गली के वहाँ पे कुकुर है वहाँ भाई वही में जी ज़्यादा लड़ाई लगी वो बगैर बाजो बाजो भाई अब हम लोग हमें मरना होला ये होला होला वाला होला हमें नहीं भाई क्या हुई लड़ाई हुई फिर तिब्बत व्यापार भी टूट गई। तिब्बत क्या धीरे धीरे यहाँ के लोग पलायन करने लगे। उनझाड़ की तरफ कोई गल नहीं, कोई दिल्ली कोई लखनऊ। उनकी आंखों में नमी तो थी मिलम की बातों को याद करने की, साथ में वो बहुत एक्साइटेड भी थे अपने पुराने दिनों को याद कर। लेकिन अब इन यादों को बातों के जरिए ही जिंदा रखा जा सकता है। मिलम की कहानी सिर्फ इसके पत्थर के घरों में नहीं, बल्कि यहाँ के लोगों की यादों, खेतों, घराट, स्कूल और इन पहाड़ों के बीच बसी उस जिंदगी में छिपी है, जिसने हर कठिन दौर के बावजूद अपनी पहचान नहीं छोड़ी। हर कहानी का अंत सिर्फ बिछड़ने से नहीं होता, कुछ कहानियां लौटने की भी होती हैं। कई सालों तक ऐसा लगा जैसे जोहार घाटी की गलियों में समय ठहर गया हो, लेकिन आज धीरे धीरे ही सही इस घाटी की धड़कन फिर से सुनाई देने लगी है।
जो घर कभी बंद पड़े थे उनमें फिर से चूल्हे जलने लगे हैं। लोग अपने पुश्तैनी घरों की मरम्मत कर रहे हैं। खेतों में फिर हल चलने लगे हैं और बच्चों की आवाज़ें एक बार फिर इन पहाड़ों के बीच गूंजने लगी है। रोड अब इस वैली तक पहुंच चुकी है। सफ़र आज भी आसान नहीं है, लेकिन पहले जैसा असंभव भी नहीं रहा। इसी बदलाव के साथ टूरिज़्म भी यहाँ एक नई उम्मीद बनकर उभरा है। लोकल लोग होम स्टे शुरू कर रहे हैं, कुछ लोग ट्रैकिंग और गाइडिंग से जुड़ रहे हैं, तो कुछ लोग अपने कल्चर को दुनिया तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। ये सिर्फ रोजगार का जरिया नहीं, बल्कि अपनी जड़ों से फिर से जुड़ने का एक रास्ता भी है। शायद जोहार वैली वैसी नहीं हो जैसी वो 100 साल पहले थी, लेकिन ज़रूरी भी नहीं कि हर वापसी अतीत जैसी ही हो। कभी कभी समय हमें उसी जगह लौटाता है, लेकिन एक नए उद्देश्य के साथ। यही जोहार वैली की सबसे खूबसूरत बात है। इसने बहुत कुछ खोया है, लेकिन जीना नहीं छोड़ा। और जब तक लोग घर वापस लौटते रहेंगे, खेत हरे होते रहेंगे और इन पहाड़ों में बच्चों की हंसी गूंजती रहेगी, तब तक ये घाटी सिर्फ इतिहास नहीं रहेगी, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए उम्मीद की एक मिसाल बनी रहेगी।